सदर मुमलिकत के खिलाफ नासेबा अल्फाज इस्तेमाल करना पुलिस अफसर को महंगा पड़ गया। सुखन पुलिस ने स्टेशन इन्वेस्टिगेशन अफसर इब्रार शाह को गिरफ्तार कर लिया। SIO इब्राहिम हैदरी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। तफ्तीशी अफसर इब्रार शाह ने सोशल मीडिया पर सदर मुमलिकत के खिलाफ नासेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। इब्रार शाह के अल्फाज से अवाम की दिल आसारी हुई। मुकदमे का मतन आपको अपडेट करें। तफ्तीशी अफसर इब्रार शाह ने सोशल मीडिया पर सदर मुमलिकत के खिलाफ नासेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। इब्रार शाह के अल्फाज से अवाम की दिल आसारी हुई। सदर मुमलिकत के खिलाफ नासेबा अल्फाज इस्तेमाल करना पुलिस अफसर को महंगा पड़ गया। सुखन पुलिस ने स्टेशन इन्वेस्टिगेशन अफसर इब्रार शाह को गिरफ्तार कर लिया। SIO इब्राहिम हैदरी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफ्तीशी अफसर इब्रार शाह ने सोशल मीडिया पर सदर मुमलिकत के खिलाफ नासेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। मुकदमे के मतन के मुताबिक इब्रार शाह के अल्फाज से अवाम की दिल आसारी हुई। आपको अपडेट करें, सुखन पुलिस ने स्टेशन इन्वेस्टिगेशन इब्रार शाह को गिरफ्तार कर लिया है। सदर मुमलिकत के खिलाफ नासेबा अल्फाज इस्तेमाल करना पुलिस अफसर को महंगा पड़ गया। सुखन पुलिस ने स्टेशन इन्वेस्टिगेशन अफसर इब्रार शाह को गिरफ्तार कर लिया। SIO इब्राहिम हैदरी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोरंगी क्रीक में सेर ज़मीन पुरअसरार आग को 7 रोज बाद भी बुझाया ना जा सका, जबकि आग की शिद्दत में कोई कमी भी वाक़ई नहीं हुई। जाए वक़ुआ से लिए गए रेत और पानी के नमूनों की रिपोर्ट भी ताहाल सामने ना आ सकी। मज़ीद तफसीलात बताएंगे उसामा मलिक। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल, कोरंगी क्रीक के इलाके में एक पुरअसरार जो आग लगी थी, आज उसको 7 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन आग की जो शिद्दत है और आग ताहाल जो है वो लगी हुई है। बल्कि आज जो आग के गैस के नीचे से प्रेशर से पानी उठ रहा था, उसकी शिद्दत भी जो है वो ज़्यादा महसूस की जा सकती है और देखी भी जा सकती है। जबकि यहाँ पर कुछ गैस की नॉर्मली बदबू भी आ रही है। मेरा कैमरामैन मन्नान आपको दिखाएं कैमरे की आग से कि आग जो है वो ताहाल उसी तरीके से बरकरार है, जबकि जो प्रेशर उस दिन से उठ रहा था वो आज कुछ ज़्यादा देखा जा सकता है। 7 रोज़ गुजर चुके हैं, बिला तातुल जो है वो ये आग की शिद्दत बरकरार है, आग जारी है। लोग आ रहे हैं, कंटोनमेंट बोर्ड की टीमें भी वक्तन फ़वक्तन जो है यहाँ का दौरा करती हैं। सुई सदरन गैस कंपनी ने भी, उनके हुक्काम ने भी दौरा किया था। जबकि माहिर अर्जियात का कहना है कि हो सकता है यहाँ पर कुछ गैस के ऐसे ज़खायर हों जो कि पुराने हों, क्योंकि कुछ दिनों से ये आग बुझ नहीं रही है। 7 रोज़ आज गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल जो है वो आग बुझी नहीं है। लेकिन इस वक्त जो है वो कोई ऐसा काम नहीं किया गया, कोई इस वक्त जो टेस्ट लिए गए थे उसकी भी रिपोर्ट ताहाल नहीं आ सकी है कि कंफर्मेशन हो सके कि आया ये कोई गैस है, मीथेन गैस है, कोई कुदरती गैस है या कौन सी गैस है या क्या चीज़ है जिससे कंप्लीट ये पता चल सके कि आया ये आग लगी हुई क्यों है। 7 रोज़ गुजर चुके हैं, टीमें काम कर रही हैं, लेकिन अब तक ना आग पे काबू पाया जा सका है, ना इस बात का तयन किया जा सका है कि ये आग कौन सी है। एक ये चीज़ की गई है कि पहले जो लोग आना शुरू हो गए थे उनको जो है वो 1 किलोमीटर दूरी पर रोक दिया गया है। अब किसी भी शख्स को अंदर जाने की जो है वो इजाज़त नहीं दी जा रही। गुज़िश्ता रोज़ जब आग लगी थी उस दिन, उसके 2 रोज़ बाद लोग यहाँ पर आ गए थे और पिकनिक की तरह इस पॉइंट को ले लिया था और सेल्फ़ीज़ वगैरह बनाई जा रही थी फैमिलीज़ की जानिब से, उनको अब रोक दिया है। 7 रोज़ गुजर चुके हैं, आग की शिद्दत है कि बरकरार है, थमने का नाम नहीं ले रही। जबकि उठने वाली जो उसके नीचे से प्रेशर है वो भी शिद्दत बरकरार है। हमें बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है वो अंदर ऑफिस में खड़ी कर दी गई हैं, जबकि बाहर जो है वो ताहाल यहाँ पर कोई शख्स नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं। लेकिन आग की जो है वो शिद्दत उसी तरीके से बरकरार है जिस तरीके से रोज़े अव्वल की तरह बरकरार थी। न्यू कराची पुलिस मुकाबले में गिरफ्तार जख्मी डाकू के अहम इंकिशाफात। सिटी 21 से गुफ्तगू में बताया कि शहरी को लूट रहे थे कि पुलिस आ गई। मुलजिम ने बताया कि इसका साथी आसिफ पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार हो गया। SHO न्यू कराची ने बताया कि फरार साथी आसिफ स्ट्रीट क्राइम की कई वारदातों में मुलव्विस है। जल्द मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात बताएंगी अनुषा जाफरी। जी अनुषा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये न्यू कराची पुलिस का मुकाबला हुआ है जिसके अंदर रंगे हाथों स्ट्रीट क्राइम की वारदात, डकैती की वारदात कर रहे थे मुलजिमान, जिसमें से एक इसका साथी गिरफ्तार हुआ, दूसरा फरार हो गया। रंगे हाथों ये गिरफ्तार हुआ है, जेन्युइन इनकाउंटर हुआ है और किस तरीके से इन्होंने पुलिस वालों पर फायरिंग की थी। इसका एक साथी जो गिरफ्तार हुआ है, इससे बात करते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? शेरी। क्या करते हो? रिक्शा चलाता हूँ। वैसे आज तो गिरफ्तार कैसे हुए? डकैती करते हैं। क्या हुआ? मोबाइल छीनना था, इतने मोबाइल ने सामने से फायरिंग करी। किसने? पुलिस वाले ने फायरिंग करी, मेरे साथ वाले ने फायरिंग करी, वो भाग गया, मेरे को पकड़ लिया, टांग पे गोली मारी। किस किसके पास था?
दोनों के पास था। कौन सा नशा करते हो? आइस पाउडर पीता हूँ मैडम, कहाँ से खरीदते हो? खमीसा कोट से। कोई अड्डा है? हाँ, अड्डा है वहाँ खमीसा कोट में। किसका? अड्डा है वहाँ, बहुत सारे सेट, इकबाल लोग होगा इसका तो बहुत सारे सेट होगा अड्डा है। अच्छा जी, ये स्ट्रीट क्रैंक की वारदात कर रंग के हाथों ये गिरफ्तार हुए। न्यू कराची पुलिस की मोबाइल जो है वो गश्त पर मौजूद थी, जिसके बाद ये जो है वो गिरफ्तार किए गए। एसएचओ न्यू कराची भी हमारे साथ मौजूद है, ज़रा इनसे भी बात करते हैं कि दूसरा साथी, सर ये बताएगा दूसरा साथी कहाँ फरार हुआ है? दूसरा जो है वो अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए भाग गया। आसिफ जो इसका मेन हेड है और वो इसको नशे की, ये नशा दोनों साथ ही करते हैं, लेकिन स्ट्रीट क्राइम के हवाले से जो है वो ये साथी थे। जो बता रहे हैं उसके साथी की तलाश के लिए हमने अपनी टीमें लगाई हैं, इंशाल्लाह वो भी हम डिटेक्ट करेंगे। ये बताएगा इनका गैंग है पूरा या खाली दो ही लोग हैं? अभी तक तो इन्होंने ये बताया कि जो आसिफ है उसके पास ये गैंग है ऑलरेडी। ये पहले शराज उर्फ शेरी जो अभी गिरफ्तार हुआ है, ये पहले 5 टाइम पहले बंद हो चुका है डिफरेंट पीएस के से, पिस्टल और चर्च के हवाले से। नशे की आदत की वजह से जो है ये इस तरह की वारदातें कर रहे हैं। मेन आसिफ है और उसकी वलीयत भी मिल गई है, तो इंशाल्लाह वो उसको भी हम ट्रेस करेंगे। बिल्कुल, आसिफ जो है वो मेन है, वो फरार हो चुका है, जो कि मेन कल्प्रिट भी बताया जा रहा है, मेन स्ट्रीट क्रिमिनल बताया जा रहा है। ये इसका साथी था जो कि नशे में जो स्ट्रीट क्राइम की वारदात करा, शहरी से मोबाइल छीन रहा था, इतराफ़ किया है। और पुलिस मुकाबले में जो इसका एक साथी गिरफ्तार हुआ जो कि रक्षा चलाता है और नशा भी करता है। फिलहाल जो फरार साथी उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से छापे मारे जा रहे हैं। जी, कराची पुलिस में तरक्की के मुंतज़िर इंस्पेक्टर्स के लिए बड़ी खबर। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास जल्द होने का इम्कान। सिंध पुलिस एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट का एडिशनल आईजी डीआईजीज़ को खत। आला अफसरान को भेजे जाने वाले मुरासले की कॉपी सिटी 21 पर मजमूई तौर पर पुलिस के 108 इंस्पेक्टर्स तरक्की के मुंतज़िर हैं। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे मिराज अख्तर से। जी मिराज, इस बड़ी खबर के हवाले से आगाह कीजिएगा। देखिए सिंध पुलिस हो या कराची पुलिस हो, पूरे में पुलिस के जो एहलकार हैं, ख़ासतौर पे सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के रैंक के, उनमें एक मामला ये है कि उनकी प्रमोशंस जो है वो बहुत बरसों बाद होती हैं। और अक्सर तो हम देखते हैं कि सिपाही जो है वो अगर अपनी तबई उम्र पूरी करता है तो वो सिपाही या ज़्यादा ज़्यादा हेड कांस्टेबल हो पाता है और उसके बाद जो है वो रिटायर हो जाता है। लेकिन अब आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने जब से चार्ज लिया आईजी सिंध की हैसियत से, तो उसके बाद हमने ये देखा कि एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है। और अब जो लोग तरक्की के मुंतज़िर थे उनकी प्रमोशंस अब हो रही हैं। तो एक बड़ी खबर इस हवाले से सामने आई थी कि जो इंस्पेक्टर, सीनियर इंस्पेक्टर रैंक के जो सिंध पुलिस और कराची पुलिस के अफसरान थे, उनके लिए तरक्की की एक खबर सामने आई है। उसके लिए जो है सेंट्रल पुलिस ऑफिस में एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ने एक मरासला जारी किया है तमाम एडिशनल आईजीज़ को सिंध भर के और तमाम जोनल जो डीआईजीज़ हैं उनको। और उसमें 108 अफसरान की एक लिस्ट शेयर की गई है जिसमें 108 सीनियर इंस्पेक्टर्स शामिल हैं और जिनकी डीपीसी होनी है। डीपीसी मीन्स ये होता है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास होता है जिसमें फैसला किया जाता है कि किन अफसरान को तरक्की देनी है और किन अफसरान की तरक्की रोकनी है। तो ये मरासला जारी किया गया जिसकी कॉपी सिटी 21 ने हासिल की है, जिसमें वाज़ेह तौर पे ये बात लिखी गई है तमाम जोनल डीआईजीज़ को और एडिशनल आईजीज़ को कि वो इन 108 जो सीनियर इंस्पेक्टर्स हैं इनकी एसीआर और इनका पूरा मुकम्मल सर्विस रिकॉर्ड जो है वो फराहम करें एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट को, ताकि जो बिल्कुल 8 अप्रैल को होने वाला जो डीपीसी का इजलास है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास है, वो रिकॉर्ड उस इजलास में रखा जाएगा और उस इजलास में ये फैसला किया जाएगा कि इनको प्रमोशन देनी है या नहीं। बहरहाल पूरी ये 108 जो है सीनियर इंस्पेक्टर्स की लिस्ट है और इसके साथ साथ इनकी एसीआर और पूरा मुकम्मल सर्विस रिकॉर्ड और इनका अगर इनके ऊपर कोई केस है तो उस हवाले से भी जो है वो रिकॉर्ड मांगा गया है, जो रिकॉर्ड ये इजलास में दिया जाएगा और इजलास में ये फैसला किया जाएगा। तो इसमें जो सीनियर इंस्पेक्टर्स हैं इनकी कवी उम्मीद है कि ये जो है डीएसपी के ओहदे पर जो है इनकी तरक्की होगी और डीएसपी के ओहदे पर जो है इनको तैनात किया जाएगा। ताहम ये लेटर्स अभी जारी कर दिए गए हैं और 8 अप्रैल को जो है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी वो बैठेगी, इजलास करेगी, जिसमें ये फैसला किया जाएगा कि इन 108 अफसरान को अगले ओहदे पर प्रमोशन देनी है या कुछ लोगों को रोकना है। जी मिराज अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, हुकूमत का अवाम को बिजली की कीमतों में कमी का तोहफा। हुकूमती इक़दाम से स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान के साथ तेज़ी। स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड कायम हो गए। 100 इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 1,20,796 पर आ गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार से, बताइएगा।
آج بالکل کاروباری ہفتے کا آج آخری روز ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاروبار کے آغاز کے ساتھ ہی آج اسٹاک مارکیٹ میں نئے ریکارڈز بھی جو ہیں وہ دیکھنے میں آئے ہیں. اس وقت میں ساتھ موجود ہیں جبران سرفراز جو کہ ٹریڈر بھی ہیں اور اسٹاک مارکیٹ کے ماہر بھی. ان سے جانتے ہیں. دیکھیں اپریل کے آغاز کے بعد اور عید کے بعد جو ہے دو گڈ لک ملے ہیں پاکستان کو. ایک تو بجلی کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے 7.41 کنزیومر جو ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا جو انفلیشن کے فگرز ہیں بہت ہی شاندار آئے ہیں. تقریباً 0.7% جو ہے وہ کہ 38% سے کم ہو کے تقریباً 0.70% تک آ چکے ہیں. تو ایک خوشائن بات ہے جس کا ایفیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں جو ہے وہ پازیٹیو جو ہے تقریباً آج بریک کیا, 1,20,000 کو بھی کراس کیا اور 1,20,798 کو ٹچ کیا. تو اس کا ایفیکٹ جو ہے لانگ ٹرم بھی آپ دیکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ٹیرف چارجز جو یو ایس کی طرف سے لگے ہیں اس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہیں وہ کافی متاثر ہوئی ہیں. اس میں پاکستان کو بھی ایفیکٹ آیا ہے لیکن پاکستان کو اتنا اوور آل اتنا افیکٹ نہیں آیا, لیکن یہ اچھی خبر نے جو ہے اس کو پازیٹیو کر دیا ہے. ایسے کوئی ڈیپ سے بھی اچھی خبریں آ سکتی ہیں, جبکہ آج جو مارکیٹ میں تیزی رہی ہے اب تک تو اس کی بنیادی وجہ جو سامنے آئی وہ یہ کہ حکومت کی جانب سے جو زبردست اقدام کیا گیا ہے, بجلی کی قیمتوں میں کمی کی گئی, اس کے ساتھ ساتھ جو انفلیشن کے جو نمبر آئے ہیں وہ بھی جو ہے کم آئے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کار جو ہیں وہ سرگرم ہے مختلف شیئرز کی خریداری میں, اور اس وقت مسلسل جو ہے وہ مثبت رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے. ایف پی سی سی آئی نے بجلی کی قیمت میں کمی کو معاشی ترقی کے لیے اہم قرار دے دیا. میاں زاہد حسین کہتے ہیں کہ بجلی سستی ہونے سے برآمدات میں 2 سے 2.5 ارب ڈالر کا اضافہ ہوگا. پیداواری لاگت کم ہونے سے مقامی تیار مصنوعات کی لاگت بھی کم ہوگی. مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف اشرف خان سے. آگاہ کیجیے گا. ملکی معیشت کے لیے سب سے بڑی خبر آئی کہ وزیر اعظم پاکستان نے بجلی کی قیمت میں نمایاں کمی کر دی ہے. ٹیکسز وغیرہ ملائیں تو 8 روپے سے زائد فی یونٹ بجلی گھریلو صارفین اور انڈسٹری صارفین کے لیے کمی ہوئی. اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ ایف پی سی سی آئی کے پالیسی ایڈوائزری بورڈ کے چیئرمین میاں زاہد حسین اس وقت ہمارے موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. بہت بڑی خبر آئی ہے اور 2 سال سے ہم لگے ہوئے تھے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کرے, اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ ڈیفینیٹلی جی, اس کا بڑا اچھا امپیکٹ ہوگا. اینڈ آئی تھنک دس از اے گریٹ ڈے فار دا پاکستان اینڈ دا پاکستانی پیپل ایز ویل. اور اس کے نتیجے میں ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوگی, کیونکہ ہماری بڑی کنٹینشن یہی تھی کہ اگر اتنی مہنگی بجلی ہوگی, گیس ہوگی, مارک اپ ہوگا تو ہم کیسے انڈسٹری چلا سکتے ہیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں. تو اب اس کے نتیجے میں یقیناً ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے, کیونکہ بجلی تو ایک را مٹیریل کے طور پہ یوز ہوتی ہے, تو اس میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس تقریباً 18-20% یہ اس میں کمی ہوئی ہے. تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس انشاءاللہ کم ہوگی اور اس کے نتیجے میں ہمیں جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آبسٹیکلز تھے وہ اس میں کمی واقع ہوگی. ایکچولی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 14-15 روپے کمی ہونی چاہیے تھی, لیکن اگر 7.5 روپے یعنی 7.59 روپے بھی ہوئی ہے تو دیٹ از انف. اور آئی تھنک دس ول بی گو ان اے لانگ وے ٹو کٹ اوور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس. اور اس کے نتیجے میں ڈیفینیٹلی ہمیں مارکیٹ ایکسیس میں اضافہ ہوگا, ہمارا بزنس بڑھے گا, انڈسٹری چلے گی, نئی انڈسٹری بھی لگے گی اور اس کے نتیجے میں پھر لوگوں کو روزگار بھی ملے گا, اور جو لوگ آلریڈی روزگار پہ ہیں ان کو اچھا روزگار ملے گا. تو پورے پاکستان میں ایک بڑا اچھا اس کا امپیکٹ آئے گا, غریب لوگوں پہ بھی اچھا امپیکٹ آئے گا, ہاؤس ہولڈ پہ بھی اچھا امپیکٹ آئے گا. اور پاکستان کے لیے جو ایک بڑا ایک پرابلم تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں, اس کو ہم سروائیو کر سکیں گے. اور میرا اندازہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں 2.5-3 ارب ڈالر کی انشاءاللہ ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی. جی, جیسا کہ آپ نے سنا بڑی خوشخبری ہے ملکی معیشت کے لیے, اور یہ کہا ہے کہ جو بجلی قیمت کم ہوئی ہے گھریلو صارفین کے ساتھ انڈسٹری کے لیے, اس کا جو امپیکٹ کریں تو ایکسپورٹ میں میاں زاہد صاحب نے کہا ہے کہ 2 سے 2.5 ارب ڈالر کا اضافہ ہوگا. جی, میٹرک بورڈ کراچی کے تحت 9ویں 10ویں کے امتحانات 8 اپریل سے ہوں گے. میٹرک امتحانات میں تقریباً 3,79,000 امیدوار شریک ہوں گے. ناظم امتحانات کے مطابق رواں برس 520 امتحانی مراکز بنائے گئے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کریں, میٹرک کراچی بورڈ کے تحت 9ویں 10ویں کے امتحانات 8 اپریل سے ہوں گے. مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے سید زبیر راشد سے, بتائیے گا. جی بالکل, دیکھیں ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کی جانب سے جو امتحانات کا سالانہ امتحانات کا جو سلسلہ ہے وہ 8 اپریل سے شروع ہونے جا رہا ہے, جس میں 9ویں اور 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات جو ہے وہ شروع ہوں گے پورے کراچی میں, جس کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ اپنی آخری مراحل میں جو ہے وہ داخل ہو چکی ہیں. ناظم امتحانات ظہیر الدین بھٹو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے کہ اس وقت اوور آل کتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں 9 اور میٹرک کے امتحانات میں اپیئر ہو رہے ہیں. بھٹو صاحب, اس وقت کیا صورتحال ہے, کتنی رجسٹریشن اب تک آ چکی ہے,
है, कितना बच्चा अपीयर हो रहा है इस दफ़ा? तकरीबन जो है वो 3,80,000 कैंडिडेट्स जो हैं वो इंशाल्लाह हमारे 9th और मैट्रिक में अपीयर होंगे। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं का आज मुशावरती चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी की सैर सदारत इजलास होगा। इजलास में नहरों से मुतालिक हिकमत अमली समेत दीगर अहम मामलात पर मुशावरत के बाद अहम फैसलों का इम्कान है। गड़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर जलसे का वक्त तब्दील हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर रात 9 बजे मुतवक्की है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़ आगाह कीजिएगा। जी हाँ, ये सिंध में जो दरियाए सिंध पे नहरों का मामला है वो काफ़ी शिद्दत अख्तियार कर गया है और चूंकि आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी पे एक बड़ा जलसा हो रहा है गड़ी खुदा बख्श में, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी के चारों सूबों से अहम रहनुमा लाड़काना पहुँचना शुरू हो गए हैं। ज़राए बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज शाम को नोडेरो हाउस में एक अहम इजलास तलब किया है, जिसमें मुल्क भर से आने वाले अहम जो रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के वो इस इजलास में शिरकत करेंगे। इस इजलास में ख़ास तौर पे उस नहरों के हवाले से बात की जाएगी कि पीपल्स पार्टी का स्टैंड क्या होना चाहिए, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी को ज़राए के मुताबिक आज अहम ऐलान करना है इस हवाले से। इसी वजह से पीपल्स पार्टी ने जो आमतौर पे शाम के औकात में बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करते हैं इन जलसों से, लेकिन अब पीपल्स पार्टी के ज़राए बता रहे हैं कि शाम को लेट में जलसा शुरू होगा और रात 9 बजे बिलावल भुट्टो जरदारी इस जलसे से खिताब करेंगे। जी आजिज़ जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। जर्मन वीज़ा अपॉइंटमेंट्स के हवाले से अहम ऐलान। शेंगन तवील मुद्दती वीज़ों के लिए अपॉइंटमेंट की बुकिंग का तरीक़ाकार तब्दील। मौक़े कार्ड जॉनसन कार्टे के लिए अपॉइंटमेंट एलोकेशन सिस्टम के ज़रिए बुक की जा सकती है। जर्मन काउंसिल खाना कराची का वेटिंग लिस्ट कायम करने का फ़ैसला कर लिया गया। आपको अपडेट करें, जर्मन काउंसिल खाना कराची का वेटिंग लिस्ट कायम करने का फ़ैसला कर लिया। मज़ीद क्या तफसीलात बताएँगे सैयद ज़ुबैर राशिद, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए जर्मन वीज़ा अपॉइंटमेंट के हवाले से एक अहम ऐलान जो है जर्मनी के कौंसल खाने कराची की जानिब से जो है वो सामने आया है कि जर्मन कौंसल खाना कराची ने शेंगन और तवील मुद्दती वीज़ों के लिए अपॉइंटमेंट की बुकिंग का तरीक़ेकार जो है वो तब्दील कर दिया है। मौक़े कार्ड और चांस में कार्टे के लिए अपॉइंटमेंट एलोकेशन सिस्टम के जरिए बुक की जा सकती है, अलामिया में कहा गया है। जबकि जर्मन कौंसल खाना कराची का वेटिंग लिस्ट कायम करने का भी फैसला जो है वो सामने आया है। अलामिया के मुताबिक मुसलसल ज्यादा मांग और वीज़ा ऑफिस की सलाहियतों के मुताबिक अपॉइंटमेंट मुख्तस और मौसर तरीके से ढालने के लिए ये फैसला जो है वो किया गया है। जबकि शहरी अब बराह रास्त अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकेंगे, जबकि शहरियों के लिए अपना नाम वेटिंग लिस्ट में रजिस्टर कराना लाजमी करार दिया गया है। जबकि दूसरे मरहले में अपॉइंटमेंट के बाद तारीख में कौंसल खाने के जरिए दस्तयाब गुंजाइश की बुनियाद पर रजिस्ट्रेशन की तारीखी तरतीब में मुख्तस किए जाएंगे। जबकि तमाम दरखास्त खान मुस्करा बला जमरों के लिए से वेटिंग लिस्ट में इंदराज करने के पाबंद है। जर्मन कौंसल खाने के जारी करदा अलामी के मुताबिक शहरियों के सफर के मकसद को बेहतर तौर पर समझने के लिए इजाफी मालूमात दरकार है, जबकि शहरी इंतजार की फहरिस्त के इंदराज को मतलूबा मालूमात के साथ एहतियात से मुकम्मल करे। अलामिया में कहा गया है कि मतलूबा डेटा सही और मुकम्मल तौर पर दर्ज की जाने की सूरत में मुलाकात का वक्त मुख्तस किया जाएगा, जबकि इंतजार की फहरिस्त में इंदराज के लिए एजेंट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अलामिया में वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है, जबकि ये भी बताया गया है कि वेटिंग लिस्ट में रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। शहरी जो है रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त जो है वो करवा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। मुस्तफ़ा आमिर केस में मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड ना देने वाले जज से इख्तियारात वापस लेने का मामला साबिक मुंतसिम जज ATC सैयद जाकिर हुसैन से सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली, जबकि अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, एडवोकेट जनरल सिंध और शिकायत कुनिंदा को नोटिस जारी कर दिए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुमताज़ जमाली से। जी बिल्कुल, देखिए जी, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मरकज़ी मुल्ज़िम अरमगान के जिस्मानी रिमांड के अख्तियारात वापस करने का ये मामला है, जहाँ पर सिंध हाई कोर्ट में जो प्रोसिक्यूशन की जानब से दरख्वास्त दायर की थी, उस पर अदालती फैसले के खिलाफ इंसाफ दहशतगर्दी के मुंतज़म अदालत ने सुप्रीम कोर्ट कराची से रुजू किया है। उसमें अदालत ने समाअत के लिए दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत अगले
स्टेशन में 3 रुकनी बेंच को रूबरू पेश करने की मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है और साथ ही साथ प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, एडवोकेट जनरल सिंध और शिकायत कंदा को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समात पर जवाब तलब कर ली है। इसमें उन्होंने अपील में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 18 फरवरी को प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर फैसला जारी किया। 2 रुकनी बेंच ने मुंतज़िम जज के अख्तियारात किसी और अदालत मुंतकिल करने की सिफारिश की। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 8 जज के खिलाफ सख्त रिमार्क दिए गए। फादर जज से ना तो कोई जवाब तलब किया गया, ना ही मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया गया। मौक़िफ़ पेश करने का मौका ना देना आइन के आर्टिकल A10 के खिलाफ वर्जी है, जबकि दरख्वास्तदार के खिलाफ सख्त रिमार्क को खारिज किया जाए तो दरख्वास्त में इस्तदा की गई है। जी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।